While teaching kids, मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है जो हमारे सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम हुआ करता था. देवर वर द फोर आश्रम्स. फर्स्ट वॉज ब्रह्मचर्य आश्रम, सेकेंड वॉज गृहस्थाश्रम, देन संन्यासा आश्रम एंड वानप्रस्थान आश्रम. तो ये आश्रम व्यवस्था हमारे समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट थी. और आज के टाइम में जब मैं बच्चों का इतना डिस्ट्रक्शंस देखती हूँ, बच्चों का स्टडी के टुवर्ड्स फोकस नहीं देखती हूँ, और देखती हूँ बच्चों को एक एक चीज को कितनी बार समझानी पड़ती है, तब जाके वो उसके बाद तो जाके वो एक कॉन्सेंट्रेशन मोड के अंदर आते हैं. तो पहले जो हुआ करता था फ्रॉम 5 to 6 years to 25 years, दैट वॉज ब्रह्मचर्य आश्रम. उसके अंदर बच्चा खाली पढ़ाई करता था, घर से दूर रहता था. गुरुकुल व्यवस्था वॉज ऑल्सो देयर एंड उसमें खाली ज्ञान प्राप्ति ही की जाती थी. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यवस्था थी, इम्पोर्टेंट स्टेज थी, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन है या जब हम एडल्ट होते हैं तब तक जितनी जो हमारी हैबिट्स है, हमारे माइंड की जो डेवलपमेंट है, वो सब इसी एज क्राइटेरिया के अंडर है. घर से दूर रहना इसका मतलब वो डिसिप्लिन में भी रह रहा है, प्रकृति के पास रह रहा है, और ज्ञान और शास्त्रों की सारी चीजों को वो अपने गुरु के थ्रू ग्रहण कर रहा है. लेकिन अब जो बच्चे बेशक अगर हॉस्टल में जाते हैं तब भी वो बात नहीं रही, और घर में रह रहे हैं वो बच्चे या तो पेरेंट्स की ओवर प्रोटेक्शन, ओवर केयर के अंडर है. और लेकिन पेरेंट्स भी आखिर करे क्या, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शंस के लिए चीजें इतनी ज्यादा है. बच्चा आज टीवी में बैठा है तो वो टीवी देखने बैठे ही बैठा है. जस्ट जब तक उसे बोला नहीं जाता वो उठेगा नहीं वहां पे. फोन को ले लिया तो जस्ट वो स्क्रॉल किए जा रहा है, किए जा रहा है. पेरेंट्स को इंटरफेयर हर हाल में करना पड़ता है. तो दैट मीन्स वो गैजेट्स का गुलाम बन गया है, और पेरेंट्स के अनवांटेड ऑर्डर्स उसे फॉलो करने पड़ते हैं. तो ये बहुत ही बच्चे के ग्रोथ के लिए और बच्चे के लिए बहुत ही अनवांटेड और बहुत इरिटेटिंग एटीट्यूड उनके लिए बन जाता है. लेकिन पेरेंट्स मजबूर, वो करे क्या. और पेरेंट्स टाइम जो दे सकते हैं वो भी पेरेंट्स उन्हीं गैजेट्स में बिजी है. तो बच्चा जो देखता है वो सीखता है, और उसको जब लगता है कि मैं अलोन हूँ तो वो इन्हीं गैजेट्स के लपेट में आता है. सेकंड जो था कि भाई आफ्टर 26 to 50 years वो गृहस्थ आश्रम के अंदर अपने जीवन का निर्वाह करेगा, जिसमें उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, वो पूर्ण सामाजिक रीति रिवाजों, कस्टम्स को समझेगा, उन्हें फॉलो करेगा. तो ये कंडीशन आपके लाइफ को चेरिश करने का था कि वो फैमिली को चेरिश कर रहा है. और बहुत सुंदर व्यवस्था भी ये थी कि आफ्टर 25 साल जब वो पूरी शिक्षा ग्रहण कर चुका है, अपने आप में कैपेबल बन चुका है, तब जाके उसकी शादी होती है, और वो सही मायनों में समाज के अंदर जीना और फैमिली को निर्वाह करना सीख चुका है, और या सीखने की राह पर है. लेकिन अब देखते हैं 25 साल की शिक्षा के साथ साथ ही बच्चों के लव अफेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं. तो वो उस गृहस्थ आश्रम में आने से पहले ही उस जिंदगी को, उस लाइफ को स्पेंड करना शुरू कर चुके होते हैं, और डेफिनेटली ये उसके लर्निंग पॉइंट को, लर्नर स्टेज को हैम्पर करती है. बहुत सारे बच्चे देखे हैं उन्होंने सीएस ज्वाइन की है, और वो जस्ट इन्हीं अफेयर्स और लव अफेयर्स की वजह से अपने करियर को चौपट कर डालते हैं, क्योंकि उनका जो भी कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो चुका होता है. तो ये व्यवस्था भी अपने आप में बहुत मायने रखती थी. थर्ड व्यवस्था आती थी संन्यास आश्रम, जिसमें वो अपने बच्चे की शादी वादी कर देता था और वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता था. ये उसका एकदम रिटायर्ड लाइफ स्पेंड करने का टाइम था, जिसे अब कोई घर की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है. और आज के लाइफस्टाइल में अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूं तो मैं देखती हूँ आफ्टर 50 जो दादी दादा नाना नानी बन चुके हैं, वो भी आज अपने, डेफिनेटली ये भी एक सुख है कि अपने पोते पोती नाता नाती के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं. लेकिन उनके साथ जिम्मेदारियां निभाना और उनके साथ लाइफ को चेरिश करना, दोनों दो बात है. मोस्टली जो अब गर्ल्स आ रही है, जो फीमेल है, वो सारी वर्किंग है. कॉर्पोरेट में वो उनकी जॉब्स होती है,
बच्चे मतलब हैं उनके, बट दे आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देम, और सारा बर्डन ये है वो ग्रैंड पेरेंट्स पे आता है। अब इधर दे आर नॉट फिट इन हेल्थ और नॉट, बट उनको ये मर्जी ना मर्जी हो ये काम उनको करना पड़ रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है उनके पास जो अभी वो झेल रहे हैं। तो ओल्ड एज की ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आज के टाइम में हो रही है, और आश्रमा सिस्टम के अंदर ये सिचुएशन नहीं थी। वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त थे और फैमिली की लाइफ को पूरा चेरिश करने के बाद नाउ दे वर लिविंग देयर रिटायर्ड लाइफ, दैट्स इट। और आफ्टर 75 जब अब उनकी लाइफ का कोई अता पता नहीं है, दे जस्ट लीव द होम, घर छोड़ देते थे और वो जस्ट जंगलों की तरफ मूव हो जाते थे। और ये उनके लिए देखो उस टाइम में भी एक स्टेमिना, एक विल का सूचक था कि वो वहाँ कहाँ जंगलों के पास नेचर के साथ इर्द गिर्द अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आश्रमा सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन अब टाइम ऐसी नहीं, सिचुएशन भी ऐसा नहीं है कि हम इस एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। लेकिन अगर बिगनिंग से ही बेशक ये सोसाइटी का एक कंपल्सरी रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक स्टूडेंट लाइफ का जो 5 to 6 years to 25 years की लाइफ है, मैं उन बच्चों को या उन पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों की जो स्टडी गेन की जो एज है उस पर फोकस करें, और बच्चे भी अभी डाइवर्ट फोन्स गैजेट्स में ना होए, क्योंकि यहाँ इस चीज के लिए लाइफ में आगे बहुत टाइम मिलेगा। देखो ये लाइफ स्पैन, ये जो आपका एज का जो लाइफ स्पैन है वो आपको जस्ट अभी मिल रहा है, बाद में चाहोगे तो आप बुक्स को होल्ड नहीं कर पाओगे, और जिस नॉलेज के गो थ्रू आप अभी हो सकते हो उस टाइम नहीं हो पाओगे, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऊपर आ जाएगी। अच्छा, कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना होता है कि घर का वी हैव होम बिजनेस, फैमिली बिजनेस है, लेकिन मेरा कहना ये है कि बेशक आपके बच्चे को फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना हो, लेकिन अगर उसकी अभी एज ये स्टडी की है तो वो पढ़े, नो मैटर अगर वो फैमिली बिजनेस आगे ज्वाइन करता है, और वैसे भी वो ज्वाइन है 20 साल 25 साल के बाद कर भी सकता है, लेकिन अभी जो उसकी नॉलेज गेन करने की, जो बुक्स के सराउंडिंग में रहने की एज है, उसको मतलब स्किप नहीं कराएं। एक वैसे तो देखो स्टडी और पढ़ाई का कोई एंड नहीं है, लेकिन फिर भी इस नॉलेज को गेन करने का जो जो एज है या जो सराउंडिंग के अंदर नॉलेज गेन करने की जो उम्र है उसको स्किप ना कराएं, क्योंकि ये चीजें हमको बहुत सारी चीजें ऐसे सिखाती है जो आप बाद में जब गृहस्थ लाइफ अपनी स्टार्ट बिगिन कर देंगे तब नहीं सीख पाएंगे, जब एज आ जाएगी तब अपनी लाइफ को बहुत ही सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए, बहुत ही कैपेबिलिटी से उसको स्पेंड करने के लिए अभी आपकी ये फाउंडेशन टाइम है, तो ये लेड होनी इट्स वेरी कंपल्सरी। और just don't blame on Indian education system. Every education system is okay. It's everything depends on you कि आप किसी चीज को किस तरह अडेप्ट करते हैं और किस तरह उसको लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पेरेंट्स का रहता है कि जो भी स्टडीज है, हायर स्टडीज है, वो कोर्स वाइज बहुत ही कॉस्टली पड़ती है, तो उन फैमिली के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको तो आपके बच्चों को ऐसे ही फैमिली बिजनेस रन करवाना है। क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि जॉब्स में इतनी अर्निंग नहीं होगी, इतना ये फैमिली में अर्न कर लेगा, तो अगर पैसे की जब क्राइसिस है ही नहीं, तो अगर मनी जो है आपका, जो अर्थ है, जो इकोनॉमिकल सिस्टम है आपका घर का, वो अगर स्टडी पे स्पेंड होता भी है तो ये बेनिफिट ही देगा। देखो वेल्थ खाली मॉनिटरी फैक्टर से नहीं है, आपका जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है वो भी आपका वेल्थ का ही पार्ट है। तो कोई भी पैसा रुपया आपकी एजुकेशन पे खर्च किया हुआ वेस्ट नहीं है, बट बस स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि पेरेंट्स जो स्पेंड कर रहे हैं
ठीक है वो उस फील्ड में आगे कोई जॉब लाइंस ना पकड़े, लेकिन उस पैसे को इस तरह व्यर्थ भी ना करें कि भाई हाँ पेरेंट्स फीस दिए जा रहे हैं और बच्चों का ध्यान कहीं और है, वो कहीं और डाइवर्ट है, क्लास की बंक हो ही जा रही है और फीसेस लगे जा रही है, दे आर नॉट बोदर्ड अबाउट ऑल दैट, ये भी ना हो। तो दोनों तरफ से है ना, तो पेरेंट्स ये सोचें और ना बच्चे को ये हो, उसको भी उस पैसों की पूरी कद्र होनी चाहिए। बट प्लीज ये जो एज है उस टाइम आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। सो दैट्स इट। एंड जस्ट आई वांट टू नो कि आप अगर इंडिया के किसी भी इलाके से मुझे देख रहे हैं तो इन 4 आश्रमास के बारे में आपका क्या ख्याल है? वॉज इट वेरी साइंटिफिक, लॉजिकल और नॉट? प्लीज टेल मी। थैंक यू।